हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम भारतीय न्याय संहिता से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जो है आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता में हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, जो संपत्ति से संबंधित अपराधों के बारे में हमें बताता है। ये जो चैप्टर है ये आपका दिया गया है सेक्शन नंबर 303 से लेके 334 तक, जिसमें काफ़ी सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया था। जैसे पहली वीडियो जो थी इस चैप्टर पर, उसमें चोरी और एक्सटॉर्शन से डील किया था हमने। उसके बाद हमने देखा था लूट और डकैती के बारे में, जो भी प्रोविजंस थे उनको समझा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग और न्यासभंग, यानी दोनों ही ऑफेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। इसके बाद जो बाकी के सेक्शंस हैं उनमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं। जैसे 317 चुराई हुई संपत्ति की बात करता है, 318 और 319 चीटिंग से डील करता है, 320 से 23 तक दिया गया है कपटपूर्ण विलेख और प्रॉपर्टी का व्ययन यानी उसका डिस्पोजल, और इसके बाद आता है रिश्ती, और लास्ट में आता है आपराधिक अत्याचार। तो इतने सारे ऑफेंसेस इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, इसलिए एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो में समझ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता से आपराधिक दुर्विनियोग यानी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम भारतीय दंड संहिता में भी पढ़ते थे, क्योंकि अब आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से। तो जो ऑफेंसेस उसमें दिए गए थे आईपीसी में, वही आपको ऑफेंसेस इसमें मिलेंगे, बट कुछ चीज़ें आगे पीछे कर दी गई हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करते हैं तो उसमें जो आपका डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का जो टॉपिक है, ये बिल्कुल सेम बातें कर रहा है। यहाँ पर वो सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सेक्शन नंबर 314। जो सेक्शन नंबर 314 है वो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के बारे में बताता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको समझेंगे। सेक्शन कहता है कि जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करता है, बेईमानी से चल संपत्ति का, या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, तो वह उसका दंड देखो यहाँ पे दिया गया है। कितनी सज़ा मिलेगी अगर कोई किसी प्रॉपर्टी का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है? तो उसकी सज़ा है मिनिमम 6 मंथ की और मैक्सिमम 2 साल की और जुर्माना। तो यहाँ पे आपको जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे तो इसमें इसकी पनिशमेंट भी साथ के साथ दी गई है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी में 403 करके एक सेक्शन होता था, उसमें दिया गया था डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक, लेकिन इस ऑफेंस की जो डेफिनेशन है उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये हुआ है, जब हम बीएनएस में देखते हैं कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट भी बताई गई है। पहले आईपीसी में मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई थी, अब इसमें देखो मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ की बताई गई है। ठीक, अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि चोरी और डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस ये होता है कि चोरी का जो ऑफेंस होता है, जो व्यक्ति चोरी करता है उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, बेईमानी का आशय होता है। जबकि ये जो दुर्विनियोग वाला अपराध है, इसमें जब व्यक्ति किसी की कोई चीज़ ले लेता है ना, किसी और की चीज़ ले ली, उस समय उसका इरादा इंटेंशन बेईमानी का नहीं होता, उस समय उसका गलत इंटेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे शुरुआत से गलत इरादा नहीं होता, जबकि चोरी के अपराध में शुरू से ही गलत इरादा होता है, गलत इंटेंशन होती है किसी की चीज़ लेने की। तो यही फ़र्क है चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में। ठीक, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ तो साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो इसका मतलब होता है एक तरीके से गबन करना, है ना। इसे हम आईपीसी में भी पढ़ते थे और अब भारतीय न्याय संहिता में भी पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी व्यक्ति को लाइब्रेरी में जाने की परमिशन है और वो वहाँ जाता है, किताबें पढ़ता है, जाकर बाद में उनको जमा भी कर देता है। लेकिन अगर मान लो वो व्यक्ति ऐसा करे कि उन किताबों को, उन बुक्स को जमा ना करके वो बुक उसे पसंद आ जाए और वो अपने पास रख लेता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपराधिक दुर्विनियोग। यानी कि वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ जो उसकी नहीं थी, उसे वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है या उसे संपरिवर्तित कर लेता है। तो इसे कहा गया है बीएनएस में आपका क्या? संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। सिंपल। तो किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया या उसे संपरिवर्तित कर लिया, जबकि वो चीज़ किसी दूसरे की है। आपके मन में गलत इंटेंशन आ गई, पहले गलत इंटेंशन नहीं थी बट बाद में आपका इरादा बदल गया, तो उसे कहेंगे संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। ठीक, एक और एग्जांपल सुनो।
ए वाई की प्रॉपर्टी को उस समय जब ए उस प्रॉपर्टी को लेता है विश्वास में रखते हुए कि वो प्रॉपर्टी उसी के है। अब वाई के कब्जे में से क्या करता है, ए उस प्रॉपर्टी को ले लेता है। तो यहाँ पे ए जो है वो चोरी का दोषी नहीं है। लेकिन अगर ए अपनी भूल के होने के बावजूद भी कि वो प्रॉपर्टी उसके लिए नहीं है, उस प्रॉपर्टी का अपने लिए यूज़ कर ले, तो वो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस माना जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखो एक्सप्लेनेशन जब हम देखेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग भी इस सेक्शन के अंदर अपराध माना जाएगा। यानी आपने अगर कुछ समय के लिए किसी की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया और आपकी इंटेंशन बेईमानी की थी, तो आप यहाँ पे लायबल माने जाओगे केवल कुछ समय के लिए। तो कुछ टाइम के लिए अगर कोई ऐसा कर लेता है तो वो भी यहाँ पे लायबल माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल सुनो। ए को वाई का क्या मिलता है, एक चेक मिलता है जिस पर वाई के साइन भी है। अब ए को नॉलेज है, उसको पता है कि वो चेक वाई का है और वो उसे कर्ज के लिए गारंटी के तौर पर बैंकर के पास इंटेंशन से गिरवी रख देता है कि फ्यूचर में उसे वाई को वापस कर देगा, मतलब उसका इरादा है उसको लौटाने का। बट ए ने वाई का चेक यूज़ तो किया ना, अपने पास तो रख लिया ना, तो भले ही कुछ टाइम के लिए उसने उसका चेक यूज़ किया हो, बट फिर भी ए यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। ये कहता है हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कि अगर किसी ने कुछ समय के लिए भी बेईमानी से किसी की प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग किया है, उसका डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया है, तो वो यहाँ पर लायबल माना जाएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि जिस व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी मिल जाती है जो किसी दूसरे के कब्जे में तो है नहीं और वो उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने के लिए प्रॉपर्टी को ले लेता है, तो वह ना तो बेईमानी से उसे लेता है ना बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जब हम एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट में देखते हैं तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे मान लो ए को एक हाईवे पर कुछ पैसे पड़े हुए मिलते हैं। अब ए को पता तो है नहीं कि वो पैसे किसके हैं, तो वो क्या करता है, उन पैसों को उठा लेता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो ए को पता था कि वो पैसे किसके हैं और उसके मन में आ गई बेईमानी, अब वो उनको लौटाना नहीं चाह रहा, वो उन्हें अपने पास रख लेता है, तो फिर यहाँ पर वो इस सेक्शन के अंदर लायबल माना जाएगा। जबकि आपको पता है कि वो किसकी चीज़ है और आप उसको लौटा नहीं रहे हो। ठीक, आपके पास सारे साधन हैं उसको खोज निकालने के भी, आपके पास टाइम भी है, आप उसको ढूंढ सकते हो। तो अगर आपने उस चीज़ों को यूज़ करते हुए भी उसकी चीज़ व्यक्ति को नहीं लौटाई जो आपको मिल जाती है ना, मिल जाती है। अगर ऐसी पड़ी हुई मिल गई, आपको पता नहीं किसकी है तो अलग बात है, बट आपको पता है कि वो चीज़ किसकी है और आपने सोचा कि इसे तो मैं उठा के मैं ही यूज़ कर लूँगा, है ना, आपने उसका जो ओनर था उसको नहीं लौटाया, तो वो यहाँ पे डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन के अंदर, मिस एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा। केस लॉ देख लो, मैरी वर्सेस ग्रीन 1914। इस मामले में एक व्यक्ति ने, एक नीलामी हो रही थी, तो उस नीलामी में उसको एक दराज लगी हुई मेज़ मिलती है, दराज लगी हुई थी मेज़ में, टेबल मिलती है जिसमें उसे एक पर्स मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। अब उसने उस पर्स को अपने पास रख लिया और जो पैसे थे उनको अपने उपयोग के लिए यूज़ कर लिया, मतलब उनका यूज़ कर लिया उन पैसों का। बिक्री के समय ना तो बेचने वाले को पता था और ना ही खरीदने वाले को पता था कि उसके अंदर पैसे हैं या कोई ऐसी चीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पर उस एक्यूज़ को, उस व्यक्ति को यहाँ पे आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को। जब इंटेंशन ही नहीं थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर टेबल उसके कब्जे में आई या उसने खरीदी, तो उस टाइम पे उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो इस आधार पर उसको आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी नहीं ठहराया। जैसे इंटेंशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि चोरी और इसमें यही डिफरेंस होता है कि उसमें बेईमानी की इंटेंशन शुरू से होती है और यहाँ पे इंटेंशन बाद में होती है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो सेक्शन 314 है वो हमें डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन के बारे में ही बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, जिस तरीके से बाकी अदर टॉपिक्स हम देखते हैं आपका बीएनएस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन है 315। ये कहता है ऐसी प्रॉपर्टी का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। अब आपने किसी ऐसी प्रॉपर्टी का बेईमानी से उस प्रॉपर्टी के साथ डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कर दिया जो
मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय, जिस समय व्यक्ति मर रहा था, जिस समय उसकी डेथ हुई, उस समय उस व्यक्ति के कब्जे में थी। ठीक, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो प्रॉपर्टी मरने वाले की मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के कब्जे में थी और बाद में उस व्यक्ति ने उसे अपने प्रयोग कर लिया, उसका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया, तो उसके लिए कितनी सज़ा है। सेक्शन देखेंगे। सेक्शन ये कहता है कि जो कोई किसी प्रॉपर्टी का जानते हुए या ऐसी प्रॉपर्टी किसी की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, ठीक, या तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, मतलब जिस टाइम से व्यक्ति मरा उस टाइम से वो किसी के कब्जे में नहीं रही है, तो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, तो बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या अपने उपयोग के लिए उसको यूज़ कर लेता है, उसको संपरिवर्तित कर लेता है, तो उसकी सज़ा है यहाँ पर 3 साल की और जुर्माना। ठीक, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति मरने वाला है, अब उसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ थी जो उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो मरा, वो आपके पास थी, लेकिन उस टाइम पर किसी के पास उसका कब्ज़ा नहीं था, किसी के पास कब्ज़ा नहीं था। आपने क्या करा, उस प्रॉपर्टी को या उस चीज़ को उठाया और अपने पास रख लिया, आपने उसका यूज़ कर लिया अपने फ़ायदे के लिए, तो यहाँ पर उस चीज़ की लाइबिलिटी बताई गई है 315 के अंदर। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ और दी गई है। मान लो अगर वो अपराधी, वो व्यक्ति कोई क्लर्क है, कोई सर्वेंट है ना, जो व्यक्ति मरा है उसका वो या तो क्लर्क है वो व्यक्ति या फिर सर्वेंट है, अगर उसका नौकर वगैरह ने उसको, उस प्रॉपर्टी को या उस चीज़ को यूज़ कर लिया अपने फ़ायदे के लिए कि चलो ओनर की तो डेथ हो गई, अब इसको मैं यूज़ करूँगा इस चीज़ को, तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसकी सज़ा यहाँ पे ज़्यादा दी हुई है। इसके लिए है 7 साल का कारावास। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ऊपर कितना कारावास था, 3 साल का और जुर्माना। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी के घर में सर्वेंट, एज अ सर्वेंट काम करता है या क्लर्क के तौर पर काम करता है किसी के पास, और उसको पता है कि जो ओनर है या जो मालिक है उनकी तो डेथ हो गई, अब उनके पास जो भी चीज़ थी या जो भी प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ वो क्लर्क करने लगे या वो सर्वेंट कर ले या उसे बेईमानी से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर ले, तो उसकी सज़ा यहाँ पर दी गई है 7 साल। यही चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, और ये भी अलग है। ठीक, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल सुनो। वाई के कब्जे में फर्नीचर और पैसा था, और वाई जो है वो मर जाता है। ठीक, वाई जो है वो यहाँ पे ओनर है, और उसका जो सेवक है ए, जो उसका नौकर था, उसने क्या किया, उन पैसों को अपने कब्जे में आने से पहले ही, मतलब या किसी और के कब्जे में आने से पहले ही उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया, उसका दुर्विनियोग कर लिया, तो ए को यहाँ पर लायबल माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि वाई मालिक था जिसकी डेथ हो चुकी और ए जो था वो सर्वेंट था। अब उसने उन पैसों का यूज़ कर लिया अपने लिए जो वाई के थे, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। केस लो देखो, गिरधर धर्मदास बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे 1869। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन के अंदर प्रॉपर्टी वर्ड का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर केवल चल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी जो हमने ये वाला जो ऑफेंस पढ़ा है आपराधिक दुर्विनियोग का, इसमें चल संपत्ति की बात हो रही है, अचल की तो हो ही नहीं रही है ना। अचल जैसे कि कोई ज़मीन हो गई, कोई किसी का कोई घर हो गया, ऐसी चीज़ जिसको आप मूव नहीं कर सकते इजीली, लेकिन चल संपत्ति ऐसी होती है जिसको आप इजीली मूव कर सकते हो। तो कोर्ट ने यही कहा है कि इस सेक्शन में चल संपत्ति की बात हो रही है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो हम देख सकते हैं सेक्शन नंबर 315 जो है, किसी भी डिसीज्ड पर्सन की डेथ के समय उसके पोजेशन में जो प्रॉपर्टी थी उसकी बात करता है। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ए के सामने किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, अब रोड पर जहाँ से बहुत कम लोग गुजरते हैं, मरते समय वो क्या करता है, वो डेड पर्सन जो है उसकी बॉडी पर से रिंग वगैरह है जो उसने हाथों में पहनी हुई है, या बहुत ही महंगी कोई गोल्ड की घड़ी है या कुछ भी सोने की चेन वगैरह है, ए को दिख जाते हैं। जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ए देखता है कि भाई इसकी बॉडी पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड की चेन है, गोल्ड की वॉच है हाथ में, और रिंग वगैरह है, अंगूठी वगैरह है। अब वो क्या करता है, उन सारी चीज़ों को उसकी बॉडी से उतार कर क्या करता है, अपने पास रख लेता है। ठीक, अगर उसने उन्हें घर वालों को उसके लौटा दिया तो ठीक है, उन्हें संभाल कर रख लिया, लेकिन अगर ए ने ऐसा ना करके वो सारा का सारा सामान लेकर चला जाए वहाँ से, तो ए ने यहाँ पर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस किया है, उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। ठीक, और अगर मान लो यही सेम अपराध उस मरे हुए व्यक्ति का नौकर या क्लर्क कर दे, तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है 7 साल की। ठीक, तो आई होप ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा कि सेक्शन नंबर 315 क्या कहना चाह रहा है। ठीक,
तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है जो व्यक्ति मृत है और उसकी डेथ के समय उसके पोजेशन में थी। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑफेंस की तरफ। ये हमें बताता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। ठीक, अभी तक देखो हमने पढ़ा आपराधिक दुर्विनियोग। अब आपराधिक दुर्विनियोग जो होता है वो तो मैंने बताया ना कि क्या डिफरेंस होता है चोरी में और आपराधिक दुर्विनियोग में, लेकिन आपराधिक न्यास भंग का अपराध एक अलग टाइप का अपराध होता है। ठीक, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और जब हम बीएनएस में देखते हैं तो उसका सेक्शन भी अलग दिया हुआ है 316। तो सेक्शन नंबर 316 हमें आपराधिक न्यास भंग के बारे में बताता है। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है और इस सेक्शन को पूरा हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसकी जो उपधारा 1 है वो ये कहती है कि जो कोई प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी की कोई भी कब्जा किसी भी तरीके से अपने आप को न्यस्त किए जाने पर, मतलब अपने आप को सौंपे जाने पर, उस प्रॉपर्टी का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, जिस तरह से ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है, तो विधि के निदेश का या न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित यानी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड लीगल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करके बेईमानी से उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर लेता है, उसका व्ययन करता है या जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा करना सहन करता है। दोनों ही चीज़ें हैं, या तो कोई व्यक्ति खुद ऐसा कर रहा है या दूसरे के द्वारा ऐसा करना सहन करता है, तो वो आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है। ये एक तरीके से विश्वासघात होता है ना। आपने किसी को अपनी कोई चीज़ दी और आपने इस विश्वास पे दी कि वो उस चीज़ को अपने पास रखे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब मैं आऊँगा तो मैं उससे ले लूँगा। अब उसने क्या किया, उस चीज़ का ख्याल तो रखा, साथ ही उसे अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर लिया। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इसे बोलते हैं अमानत में खयानत, है ना। आपने अपनी अमानत किसी को सौंपी और उसने उसी में खयानत डाल दिया, तो इस तरीके से आपराधिक न्यास भंग का अपराध होता है। जैसे एक एग्जाम्पल सुनो। मान लो अगर एक व्यक्ति ने दूसरे को विश्वास करके उसे अपनी प्रॉपर्टी में कुछ राइट दे दिए कि वो जैसे चाहे उसका यूज़ कर सकता है। अब वो व्यक्ति जिसे वो राइट उसने दिया वो उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी को किसी को या तो बेच दे या उस प्रॉपर्टी को अपने ही नाम करा ले या अपने किसी बच्चे के नाम करा ले, तो इसे आपराधिक न्यास भंग कहेंगे। ओके, चीज़ें क्लियर हुई कि आपराधिक न्यास भंग का जो ऑफेंस है वो किस टाइप का ऑफेंस होता है। जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे प्रॉपर्टी या उस पर कब्जा करना, सौंपे जाना, कोई आपको कोई चीज़ सौंप रहा है, आपने क्या किया, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर लिया, है ना। डिसऑनेस्ट, देखो आपराधिक न्यास भंग के अंदर हमेशा से डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन होता है, आपराधिक दुर्विनियोग ज़रूर होता है। ठीक, और अपने उपयोग में उस व्यक्ति ने या तो उसे बदल लिया या फिर किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड लीगल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया, उसका अतिक्रमण किया, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी का उपयोग या व्ययन किया या फिर किसी दूसरे के द्वारा जानबूझकर ऐसा करना सहन किया। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर हैं तो वो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन इसके अंदर आता है, ये ध्यान रखना है, और वो अपराध होगा आपराधिक न्यास भंग का। ठीक, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपराधिक न्यास भंग एक अलग टाइप का ऑफेंस होता है ना, लेकिन है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही। अब यहाँ पे ये जो 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जब हम बेयर एक्ट में भी देखते हैं तो इन एक्सप्लेनेशन में सेम सी ही बातें की गई हैं। हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी कर रहा है, अब उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, जिसमें से 20,000 रुपये हर महीने उसकी सैलरी से काटे जा रहे हैं, जो उसकी रिटायरमेंट पर प्रोविडेंट फंड के रूप में उसको मिलने थे। अब एक दिन उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी सैलरी से जो हर महीने 20,000 रुपये काटे जा रहे थे वो अब है ही नहीं, तो प्रोविडेंट फंड में कुछ जमा ही नहीं हुआ, तो ये भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, क्योंकि मालिक उस पैसे को खा गए, उन्होंने उसका यूज़ कर लिया और उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला, जो उसको पैसा मिलने वाला था वो उसको मिला ही नहीं। तो यही बातें कहता है एक्सप्लेनेशंस। दोनों ही एक्सप्लेनेशन सेम सी ही बात करते हैं, बस यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम की बात हो रही है और यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा ना केस लॉ देख लेते हैं। पहला केस है आल के डालमिया दिल्ली प्रशासन का, 1962 का, काफ़ी पुराना केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि इस सेक्शन में
जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ हुआ है उसमें चल और अचल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी आती है, यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ऐसा कोर्ट ने इस केस में कहा। अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996 के केस में कोर्ट ने कहा कि जहाँ किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टनर की, मतलब किसी साझेदार को कोई प्रॉपर्टी सौंपी जाती है और अगर साझेदार ही, वो पार्टनर ही उस प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग करे तो उसे सेक्शन 316 में आप दंडित करोगे। ये ऐसा कोर्ट ने इसमें कहा। जैसे पार्टनर होते हैं और वो कोई, मान लो वो कोई बिजनेस कर लें और एक पार्टनर क्या करता है, उस आपने किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसे कोई प्रॉपर्टी सौंपी, अब पार्टनर ने ही गबन कर लिया है ना, तो अगर वो ऐसा करेगा तो वो यहाँ पर लायबल होगा। ये भी तो न्यासभंग हो गया ना, आपने किसी को अपनी कोई चीज़ सौंपी और सौंपने के बाद उस व्यक्ति ने गबन कर लिया आपके साथ, तो ये भी न्यासभंग होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा केस लॉ हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं केस लॉज। ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उपधारा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे उपधारा 1 में हमने पढ़ा आपराधिक न्यासभंग क्या होता है, वहाँ तो सिर्फ इसको डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे इसकी पनिशमेंट नहीं है। जैसे अभी हमने आपराधिक दुर्विनियोग पढ़ा था तो उसकी पनिशमेंट साथ के साथ उसी सेक्शन में थी, है ना, 314 में साथ के साथ दी हुई थी। बट आपराधिक न्यासभंग में जो पनिशमेंट है वो उपधारा 2 में दी गई है। पनिशमेंट में कहा गया है कि जो कोई भी आपराधिक न्यासभंग करता है वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 5 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। ठीक, ज़्यादा पनिशमेंट है यहाँ पर अगर कोई आपराधिक न्यासभंग करता है तो। लेकिन उपधारा 3 बताती है उस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक न्यासभंग करने के द्वारा जो वाहक हो, घाटवाल हो या भंडागारिक हो, मतलब कोई कैरियर हो, कोई वेयर हाउस कीपर हो, या क्या हो सकता है और, है ना, अगर इनमें से कोई भंडागारिक वगैरह हो, तो अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई व्यक्ति, अच्छा वाहक का मतलब क्या होता है, वाहक का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाने वाला, किसी चीज़ को ले जाने वाला एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर ऐसे लोग भी आपराधिक न्यासभंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। भंडागारिक का मतलब है जो गोडाउन वगैरह की, है ना, गोडाउन वगैरह हैं उनकी देखभाल वगैरह करते हैं, इस तरीके से अगर कोई करते हैं तो अगर ऐसा व्यक्ति जो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करता है या जो सामान को ले जा रहा है, बीच में ही अगर मान लो उसने उस सामान को हड़प लिया या विश्वासघात कर दिया आपके साथ, तो वो यहाँ पर लायबल होगा सबसेक्शन 3 के अंदर, और उसकी पनिशमेंट दी गई है यहाँ पे 7 साल और जुर्माना। ठीक, जैसे किसी को आपने 1 लाख रुपए दिए और वो व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को, कि वो किसी को उसे वो पैसे पहुँचाने हैं, अब लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उस सामने वाले को ना देकर जिसको आपको पैसे पहुंचवाने तो उसने खुद ही उसको गबन कर लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई करता है तो वो यहाँ पर लायबल होगा उपधारा 3 के अंदर। सबसेक्शन 4 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग। अब मान लो कोई क्लर्क है या कोई सर्वेंट है, नौकर है, वो खुद ही आपराधिक न्यासभंग कर रहा है तो उसकी सज़ा भी यहाँ पे है 7 साल की और जुर्माना, है ना। आपका कोई सर्वेंट है, आपने किसी को नौकरी पर रखा हुआ है, या कोई क्लर्क है, अब क्लर्क क्या करेगा, क्लर्क होते हुए या सेवक होते हुए वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का कोई भी कब्जा अपने आप को सौंपे जाने पर, आपने तो विश्वास में सौंपी ना उसको प्रॉपर्टी, अब उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का खुद ही गबन कर लिया, तो अगर वो ऐसा करेगा तो 7 साल की सज़ा और जुर्माना। सबसेक्शन 5 कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, बैंकर है ना, व्यापारी है, फैक्टर है, अटॉर्नी वगैरह या कोई एजेंट वगैरह अगर आपराधिक न्यासभंग करते हैं तो उसके लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा और जुर्माना। तो अगर इनमें से कोई व्यक्ति इस तरीके का करता है, जैसे होता है एजेंट को बहुत सारी चीज़ें सौंप दी जाती हैं और वो एजेंट ही अगर ऐसा करता है आपके साथ, या कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट के लिए भी यहाँ पर जो है पनिशमेंट बताई गई है। तो कोई बैंकर, पब्लिक सर्वेंट, अटॉर्नी, एजेंट, ब्रोकर, फैक्टर, मर्चेंट, इन सब के द्वारा अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो उसके लिए सज़ा अलग से है, और ज़्यादा पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल का कारावास है, दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है, और जुर्माना। देखो अब हम लास्ट में है ना दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। जैसे अभी हमने दोनों अलग टाइप के ऑफेंस समझे, हमने समझा आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है और आपराधिक न्यासभंग क्या होता है, बट नाम से दोनों कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और सेम सेम से लगते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो अब हम लास्ट में इनके डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है बेईमानी से संपरिवर्तन। अब देखो जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ते हैं, जब हम आपराधिक न्यासभंग पढ़ते हैं तो उसमें व्यक्ति को जो भी प्रॉपर्टी सौंपी जाती है
वो उसका बेईमानी से संपरिवर्तन करता है, मतलब उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। आपने किसी को कोई चीज़ सौंप दी, आप कहो कि भाई इसको आप है ना कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लो, इसकी थोड़ी देखभाल आपको करनी है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, जो चीज़ आपने उसको दी थी, जो प्रॉपर्टी उसको दी थी देखभाल करने के लिए, उसने उसी पे कब्जा मार लिया, उसने उसका गबन कर लिया। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो तो हो गया आपराधिक न्यासभंग, ठीक। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में ऐसा नहीं होता। उसमें जिस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति अपने यूज़ में लाता है, उसका कब्जा किसी भी तरीके से उसको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने ही उसको सौंपी हो सकता है उसे कहीं पड़ी हुई मिल गई हो। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। नेक्स्ट है संविदात्मक संबंध, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस। अब आपराधिक न्यासभंग में जो पार्टीज़ होती हैं, जो दोनों पक्षकार होते हैं, उनके बीच में किसी ना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। या तो आपने ट्रस्ट के थ्रू किसी को कुछ चीज़ सौंपी हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसी को कुछ चीज़ सौंपी हो, लेकिन और चाहे वो आपने एक्सप्रेसली दी हो या इम्प्लाइडली दी हो, मतलब चाहे स्पष्ट तरीके से कहा हो या विवक्षित तरीके से कहा हो। जबकि अगर हम बात करें आपराधिक दुर्विनियोग की, तो इसमें इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट है विधिपूर्ण ढंग से न्यस्त करना। आपराधिक न्यासभंग में अपराधी को जो प्रॉपर्टी मिलती है, वो उसे कानूनी तरीके से विधिपूर्ण ढंग से सौंपी जाती है, और वो उसका बेईमानी की इंटेंशन से यूज़ करता है। जबकि आपराधिक दुर्विनियोग में जो प्रॉपर्टी होती है, वो अपराधी के कब्जे में अचानक से आ जाती है। अचानक मतलब जैसे मान लो सड़क पे किसी को कोई गोल्ड की चेन मिल गई पड़ी हुई, तो अचानक से उसके कब्जे में आ गया। ऐसा तो है नहीं कि आपने जाके उसको सौंपा और फिर वो उसका अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। प्रॉपर्टी के विरुद्ध नेक्स्ट, आपराधिक न्यासभंग में जो अपराध है वो चल अचल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ होता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें दुर्विनियोग की, तो उसमें सिर्फ चल प्रॉपर्टी की बात हुई है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी की बात हुई है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे अंगूठी है, चेन है, या कोई भी ऐसी चीज़, बाइक हो गई है ना, स्कूटर वगैरह, वो चीज़। नेक्स्ट है गंभीरता। अगर सीरियसनेस की बात करें कि कौन सा ऑफेंस ज़्यादा सीरियस है, तो आपराधिक न्यासभंग एक गंभीर किस्म का अपराध है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग ज़्यादा गंभीर नहीं होता है। आपराधिक न्यासभंग में की गंभीरता का आप अंदाज़ा इसके दंड से भी लगा सकते हो, है ना, दंड में कितना फ़र्क है, और अलग अलग सबसेक्शन में अलग अलग टाइप की पनिशमेंट दी गई है। और हमने ये भी देखा कि आपराधिक न्यासभंग के अंदर आपराधिक दुर्विनियोग होता है, लेकिन दुर्विनियोग के अंदर न्यासभंग नहीं होता है ना। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें साफ लिखा था कि कोई बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, यानी न्यासभंग के अंदर ही आपराधिक दुर्विनियोग होता है। नेक्स्ट है दंड का प्रावधान। अब आपराधिक न्यासभंग में आपराधिक दुर्विनियोग है, ये चीज़ तो हमने पढ़ा, लेकिन प्रोविजंस अगर हम दंड के प्रोविजंस देखें या पनिशमेंट्स देखें, तो यहाँ पर आपराधिक न्यासभंग में जो दंड का प्रावधान है, वो अलग से सेक्शन 316(2) में दिया गया है न्यासभंग के लिए। जबकि दुर्विनियोग के लिए कोई अलग से दंड का प्रोविज़न नहीं है। जहाँ पे डेफिनेशन है, वहीं पर 314 में ही इसका पनिशमेंट दिया गया है। मिनिमम 6 मंथ का था ना, तो वो नया ऐड किया गया है। तो आई होप यहाँ तक की जो चीज़ें होंगी वो आपको क्लियर हो गई होंगी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और साथ ही हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है भारतीय न्याय संहिता का। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस चल रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BNS के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।